हेलो एस्पिरेंट्स, कैसी तैयारी चल रही है आप सबकी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस। एस्पिरेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस पर आपका स्वागत है। और एस्पिरेंट्स, आज की एक इम्पोर्टेंट अपडेट है और वो अपडेट क्या है, इस चीज़ को जानने के लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। ठीक है, जो भी एस्पिरेंट्स वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस को सब्सक्राइब करके जरूर चलें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर कुछ इश्यू हो, कुछ पूछना हो वीडियो के सब्जेक्ट वे के बारे में, कंटेंट के बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। ठीक है, तो एक बार फिर से, अगर सब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करते हो। चलिए शुरुआत करते हैं। एस्पायरेंट्स, ये थी आज की मेन न्यूज़ हेडलाइन। और ये जाता हरियाणा जो विधानसभा में जो जॉब सिक्योरिटी एक्ट था वो विधेयक पारित हो चुका है। और 1,20,000 यानी कि 1.20 लाख जो अस्थायी कर्मचारी थे, यानी जो कौशल रोजगार के तहत जो काम करते थे, उनका जॉब सिक्योरिटी जो विधेयक वो पास हो चुका है। ये हरियाणा सरकार ने इस विधानसभा सेशन में किया है। इसके अलावा सरकार ने यह भी कहा है कि अब की इस योजना में 5 साल की योजना में हम 2 लाख पक्की नौकरियां भी देंगे। यानी कि 1,20,000 जो कच्चे कर्मचारी थे HKRN के तहत, उनको जॉब सिक्योरिटी दे दी गई है। यानी कि अब उनकी मिनिमम सर्विस 58 साल की उनकी मिनिमम सर्विस रहेगी। इन सब के अलावा भी हम 2 लाख अलग से पक्की नौकरियां देंगे। 1,20,000 इसमें शामिल नहीं है, हम अलग से 2 लाख पक्की नौकरियां और देंगे। ये आज के इस विधानसभा सेशन में कहा गया था मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के द्वारा। हरियाणा विधानसभा में 1.2 लाख अस्थायी सरकारी कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी देने का विधेयक पारित, 2 लाख पक्की नौकरियां भी देंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पारित कराते समय कहा, यूनिवर्सिटीज़ स्वायत्त संस्थाएं हैं, उनके बारे में विचार कर रहे हैं। इसमें जो यूनिवर्सिटीज़ का जो था मैटर वो रह चुका है, उनको शामिल नहीं किया गया है। ध्यान रखना, जो प्रोफेसर वाले जो लिस्ट थी उसमें वो यूनिवर्सिटी वाले कैंडिडेट रहते हैं। ठीक है, जो यूनिवर्सिटी के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर थे वो इसमें शामिल नहीं है, उनके ऊपर अभी विचार किया जाएगा। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हमने पढ़नी है, और वो सिर्फ जो काम की चीज़ है वो ये है कि कौन कौन से कर्मचारी इसमें पात्र होंगे, एलिजिबल होंगे इसके लिए, और कौन कौन से नहीं होंगे। तो सबसे पहले यह कि विधेयक में बताया गया है कि कौन कौन से कर्मचारी पात्र होंगे, जो एलिजिबल जो कैंडिडेट कौन कौन से रहेंगे, जो कच्चे कर्मचारी हैं। तो कौन कौन से कर्मचारी हैं जो इस जॉब सिक्योरिटी एक्ट के अंदर एलिजिबल रहेंगे, योग्य रहेंगे। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है कि पात्र संविदात्मक कर्मचारी से अभिप्राय नियत तिथि को सरकारी संस्थान में संविदा तदर्थ या आउटसोर्स के आधार पर नियोजित कोई कर्मचारी है। यानी कि जो कर्मचारी 15 अगस्त 2024 तक किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट के अंदर कॉन्ट्रेक्चुअल हो या आउटसोर्स पॉलिसी पर किसी के तहत लगा हुआ हो 15 अगस्त 2024 के तहत, वो इसके लिए योग्य रहेगा। सबसे पहली बात तो 15 अगस्त 2024 तक को अगर कोई ऑलरेडी वर्किंग में था तो वो इसके लिए एलिजिबल रहेगा। 15 अगस्त 2024 के हिसाब से ये विधेयक बनाया गया है। ठीक है, सरकारी संस्था से अभिप्राय है कोई विभाग, बोर्ड, निगम या प्राधिकरण जिसके अधीन पात्र संविदात्मक कर्मचारी इस अधिनियम की प्रारंभ की तिथि को कार्यरत था। यह अधिनियम जो प्रारंभ माना गया था 15 अगस्त 2024 से माना गया था। तो 15 अगस्त 2024 से पहले जो हट गए वो हट गए, लेकिन अगर 15 अगस्त 2024 के बाद से जो भी लग रहे हैं कौशल के थ्रू, जो भी आउटसोर्स पर लग रहे हैं, वो सारे इसके हिस्सा रहेंगे और उन सभी को इसका बेनिफिट मिलेगा जॉब सिक्योरिटी एक्ट का। पॉइंट नंबर 3 जो इसमें दिया गया है, और वो है कि पात्र संविदात्मक कर्मचारी वह होगा जिसे सरकारी संस्था द्वारा संविदा आधार पर नियोजित किया गया है और जो नियत तिथि 15 अगस्त 2024 को ऐसी सरकारी संस्था की सेवा में है और प्रति मास 50,000 रुपये तक का पारिश्रमिक प्राप्त कर रहा है। यानी कि जो सरकारी संस्था में काम करा 15 अगस्त 2024 तक और उसकी सैलरी 50,000 रुपये से कम है, 50,000 रुपये पर मंथ से कम है। आगे है जिसे संविदात्मक व्यक्तियों का प्रयोजन नीति 2022 डिप्लॉयमेंट ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल पर्सन्स पॉलिसी 2022 के अधीन हरियाणा कौशल रोजगार निगम द्वारा डिप्लॉय यानी कि दोबारा से नियोजित किया गया था और नियत तिथि को किसी सरकारी संस्था में शामिल है।
जिसने नियत तिथि 15 अगस्त 2024 को पूर्णकालीन का आधार पर सरकारी संस्था में कम से कम 5 साल की सेवा पूरी कर ली हो। सेवा की अवधि वह अवधि मानी जाएगी जिसके लिए सरकारी संस्था द्वारा पात्र संविदात्मक कर्मचारी को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से परिश्रमिक दिया गया था और इसमें सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किसी अवकाश की अवधि भी शामिल होगी। इसके अलावा इसमें आगे जो चीज़ लिखी है, नियोजन के वर्षों की संख्या की गणना के प्रयोजन हेतु किसी संविदात्मक कर्मचारी जिसने एक कैलेंडर वर्ष में कम से कम 240 दिनों के लिए पारिश्रमिक प्राप्त किया हो उसको पूर्ण वर्ष के लिए कार्य समझा जाएगा, मगर इससे वह कर्मचारी शामिल नहीं होगा जिसे केंद्र सरकार द्वारा भागत या पूर्णतः भुगतान वाली केंद्र या प्रायोजित योजनाओं के अधीन नियोजित किया गया हो, या जिसे मानदेय आधार पर नियोजित किया गया हो, या जिसे सरकारी संस्था द्वारा अंशकालीन आधार पर दी गई सेवा के लिए पारिश्रमिक का भुगतान किया हो, या जिसने नियत तिथि को 58 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो, या जिसकी सेवा इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तिथि से पहले ही समाप्त कर दी गई हो। इसका जो पॉइंट नंबर 5 है ये इसका सारा निचोड़ है। पॉइंट नंबर जो 5 है वो इसका सारा निचोड़ है। इसमें जो पॉइंट नंबर 5 में बताया गया है 15 अगस्त 2024 से पहले, एक तो आप अगर काम कर रहे हो तो ठीक है, अगर 15 अगस्त 2024 से पहले कोई हट गया तो वो बाहर है। 15 अगस्त 2024 से पहले जिसके 58 साल उम्र होली वो भी इससे बाहर है, और जो मैं 50,000 से कम सैलरी है वो शामिल है, और इसमें यह कम से कम 5 साल की आपकी सर्विस होनी चाहिए, और 1 साल के अंदर कम से कम 240 दिन आपका ऑफिस अटेंडेंस होनी चाहिए। 240 दिन ये की सैलरी आपने कम से कम ली हो 1 साल के अंदर, 240 दिनों को 1 साल माना जाएगा। इस हिसाब से कम आपको 5 साल की सर्विस आपकी होनी चाहिए, 5 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑलरेडी गवर्नमेंट के अंदर काम करते हुए, ठीक है, किसी भी सरकारी संस्था में किसी भी आधार पर आप काम करते हो। पात्र संविदात्मक कर्मचारी संस्था में निरंतर कार्य करता है जब तक वो 58 साल की आयु पूरी नहीं कर लेगा, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ और है, और वो ये है कि इसमें कौन से ऐसे कर्मचारी हैं जो जिनकी जॉब सुरक्षित नहीं होगी, किन किन कर्मचारी ऐसे कौन से कर्मचारी हैं जो इसके अंदर शामिल नहीं है। तो पहले तो वो है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लगाए जाते हैं, जो केंद्र सरकार ने जिनको लगाया, जैसे हार्ट ओन्स में लगते, NIC में लगते हैं, वो कर्मचारी इसमें शामिल नहीं है। दूसरा, जिसका मानदेय आधार पर नियोजित किया गया हो, जिसको मानदेय के आधार पर नियोजित किया गया हो, या फिर जिसकी जो सरकारी संस्था में जो अंशकाल के लिए जो टेम्परेरी लगाते हैं, कई बार 6 महीने के लिए लगाए जाते हैं, 1 साल के लिए स्पेसिफिक पोस्ट के लिए, वो भी इसमें शामिल नहीं है। या फिर जिनकी ऑलरेडी ही उम्र 58 साल होली हो, वो भी कैंडिडेट इसके अंदर बाहर है, ठीक है। या फिर जिनको अगर ये 15 अगस्त 2024 से लागू हुआ ये बिल, उससे पहले अगर इनको हटा दिया गया तो वो भी कर्मचारी इसमें शामिल नहीं होंगे। जो 15 अगस्त 2024 से पहले हट चुके वो भी इसमें शामिल नहीं होंगे। ये सबसे बड़ी चीज़ इसमें लिखी है जॉब सिक्योरिटी एक्ट में। पहले है कौन कौन से कर्मचारी इसमें पात्र हैं, फिर है कौन कौन से नहीं हैं। इसके अलावा एक चीज़ और है, और वो है तत्समान पद के वेतन स्तर के प्रारंभिक वेतन के बराबर मिलेगा समेकित मासिक परिश्रम। पात्र संविदात्मक कर्मचारी सरकारी संस्थान में की गई सेवा के वर्षों के आधार पर प्रथम अनुसूची में यथा निर्दिष्ट अतिरिक्त पारिश्रमिक सहित तत्समान पद के वेतन स्तर में प्रारंभिक वेतन के बराबर समेकित मासिक परिश्रम प्राप्त करेगा। यानी कि जैसे कोई ग्रुप सी में है, ग्रुप सी में अगर क्लर्क की बेसिक सैलरी 21,700 है, तो जो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय जो HKR में था उनकी भी अब बेसिक सैलरी 21,700 ही हो जाएगी। जो ग्रुप डी में जिनकी 16,900 वो हो जाएगी उनकी। मगर जहां सरकारी संस्था तत्समान पद अवधारित करने में असमर्थ है तो मामला चीफ सेक्रेटरी को भेजा जाएगा, जो ACS फाइनेंस डिपार्टमेंट के तहत से इसके लिए तत्समान पद अवधारित करेगा। समेकित मासिक परिश्रम नियत तिथि को पात्र संविदात्मक कर्मचारी द्वारा आहरित परिश्रम से कम नहीं होगा। ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं, ठीक है। क्या क्या कौन कौन से कर्मचारी एलिजिबल होंगे, कितनी सैलरी मिलेगी, कौन कौन से इसमें शामिल नहीं होंगे, ये सारा इसमें दिया गया है जॉब सिक्योरिटी एक्ट के अंदर।
जो कच्चे कर्मचारी जो लगे हुए थे, जो कौशल रोजगार, जो कॉन्ट्रेक्चुअल, जो आउटसोर्स पॉलिसी के तहत जो कर्मचारी लगे हुए थे, उनकी जॉब सिक्योरिटी इसके अंदर की जाएगी। लेकिन ध्यान रखना, जिसकी 50,000 से कम सैलरी, सिर्फ वो ही इसमें शामिल होंगे। इसके अलावा सीएम ने बयान दिया है कि 2 लाख पक्की भर्ती और करेंगे, और HKRN में SC कैटेगरी को 28% आरक्षण और BC को 32% आरक्षण दिया गया है। HKRN में 28% आरक्षण SC कैटेगरी को और BC को 32% आरक्षण दिया गया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम के अंतर्गत 28% आरक्षण देते हुए अनुसूचित जाति के 37,404 युवाओं को नौकरी दी गई है। इसी प्रकार 32% आरक्षण देते हुए पिछड़ा वर्ग के 41,376 युवाओं को और सामान्य वर्ग के 53,993 युवाओं को नौकरी दी गई है। राज्य सरकार 2 लाख अतिरिक्त पक्की नौकरियों को बिना पर्ची, बिना खर्ची के पारदर्शी तरीका से युवाओं को देने का काम किया जाएगा। विश्वविद्यालय की यूनिवर्सिटी में 50,000 से अधिक मानदेय पर काम कर रहे कर्मचारियों की सेवाओं की सुरक्षा के लिए भी सरकार विचार कर रही है। उनके साथ कोई अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। विपक्ष के नेता कहते थे कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम HKRN को ख़त्म कर देंगे, परंतु वर्तमान राज्य सरकार किसी को नौकरी से नहीं हटा रही। हमारी सरकार सबको पूर्ण रूप से सुरक्षित करने का काम करेगी। उन्होंने कहा कि युवाओं का विश्वास सरकार पर बना है। तो ये सारी डिटेल्स दी गई है। अब की बार हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत जितने भी कर्मचारी थे, जो पहले आउटसोर्स पॉलिसी के तहत लगे हुए थे, डेली वेजेस के बेसिस पर लगे थे, वो सारे कर्मचारी जिनकी 5 साल से अधिक सर्विस हो चुकी है, 1,20,000 वो कर्मचारी हैं, और उन सभी को जॉब सिक्योरिटी एक्ट विधेयक पारित हो चुका है। 1,20,000 जो अस्थायी कर्मचारी थे, उनकी अब जॉब सिक्योरिटी हो गई है। उनकी जो सर्विस है, जो नौकरी है, वो 58 साल की हो गई। अब उनको 58 साल से पहले कोई भी नहीं हटा सकता। साथ में इनको जो DA है वो भी दिया जाएगा। इसके अलावा सरकार ने कहा कि 2 लाख अलग से नौकरियां भी हम इसमें निकालने वाले हैं। तो ये थी आज की जो सबसे इम्पोर्टेंट जो जॉब अपडेट थी, वो हरियाणा विधानसभा में जॉब सिक्योरिटी एक्ट पारित हो चुका है। बाकी नई अपडेट, नई इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशन सब्सक्राइब जरूर करिए। और अगर कुछ इश्यू है, कुछ पूछना हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको जो भी इश्यू है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए बाय।